हे गाइस। तो मांगा के हमने हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर में देखा था कि ये किन अपने इमोशंस और रिग्रेट के साथ डील कर रहा था जब उसे पता चलता है कि चैंग फाइची अब उससे दूर हो गया है। ये किन को समझ आता है कि उसने अपनी इमैच्योर बिहेवियर और ब्रेकअप के बारे में जो कहा था उसने चैंग फाइची को हर्ट किया और अब वो उससे दूर हो गया है। ये किन अपनी गलतियों को समझ रहा है, स्पेशली जब उसे पता चलता है कि फाइची अब्रॉड जा रहा है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसकी लाइफ के पर्सनल और फैमिली इश्यूज भी अब बढ़ रहे होते हैं। वो अपने गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ता है, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा मिस कर रहा था वो चेंग फाइची ही था। ये किन को ये रियलाइजेशन होता है कि उसने अपनी ईगो और चाइल्डिशनेस के चक्कर में फाइची को खुद से दूर कर दिया है और अब जब वो उसे चाह रहा है तो वो शायद वो कभी वापस ही नहीं आएगा। वो अपने पास्ट एक्शंस को समझकर रिग्रेट कर रहा है, लेकिन अब फील कर रहा है कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता कभी। इतना सब सोचने के बाद येकिन को समझ आता है कि वो फाइची को अब कभी अपने पास नहीं ला सकता, लेकिन जो फीलिंग्स उसने फाइची के लिए रखी है वो कभी खत्म नहीं होंगी। अब आगे सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, गर्मी के मौसम में। सुबह का अलार्म 5 बार बज चुका था और हर बार वो बंदा जो नीचे वाले नैरो बंक बेड पे लेटा था बिना देखे उसे बंद करता जा रहा था। जैसे ही 8 बजे फोन ने ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब मोड को बंद कर दिया और उसी मोमेंट पे एकदम से एक रिंगटोन भी बज उठी। बेड पे जो बंदा था वो अभी भी आधी नींद में ही था। उसने समझा शायद फिर से अलार्म ही बज रहा है, तो उसने बिना देखे स्क्रीन के नीचे वाले कोने को प्रेस कर दिया और कॉल कनेक्ट हो गया। फोन के उस पार एक लड़की की आवाज आई। वो बंदी थोड़े डाउट भरे टोन में बोली, तुम अभी तक उठे नहीं हो क्या? और जब 5 सेकंड तक उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो सीधा चिल्ला पड़ी, ये किन, उठ जा तुरंत। मैं 8:20 तक डॉर्मेट्री में आ जाऊंगी और अगर तब तक तू होश में आया और अच्छे कपड़े में नहीं दिखा ना तो तुझे मैं ना 20वें माले से ही ना सीधा नीचे फेंक दूंगी। फिर एग्जैक्टली 5 मिनट बाद येकिन बाथरूम के सिंक के सामने खड़ा था। बालों का हाल बकवास, आंखें आधी बंद, एक हाथ से बाल सेट करने की कोशिश और दूसरे हाथ में टूथब्रश। बीच में मिरर में खुद को देखता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग। ये एक्चुअली उसकी एक पुरानी आदत है, चाहे सपने कितने भी कलरफुल और ड्रीमी क्यों ना हो, जब आंखें खुलती है तो रियलिटी वही होती है जो कल थी। इस गुड मॉर्निंग का मतलब होता है भाई जाग जाओ और अपने काम पे लग जाओ, फिर चाहे वो काम तुम्हें पसंद हो या नहीं। फिर ठीक 15 मिनट बाद नॉक हुआ और टाइम पे जेंग युवे युवे अपनी हील्स की टक टक के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने येकिन को किचन में खड़ा अंडा फ्राई करते देखा। उसके क्लोथ्स भी बैरली एक्सेप्टेबल ही थे। अपना थोड़ा एटीट्यूड दबा के उसने टाइम पे नजर डाली, फिर बोली, चलो चलो अंडा छोड़ो, मैं रास्ते में ना तेरे लिए पैनकेक ले लूंगी, सॉसेज, टेंडरलॉइन और डबल एग वाला, ठीक है? येकिन ने प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी अंडा फ्राई करता रहा। एक प्लेट में निकाल कर डोर के पास टेबल पे रखा और पीछे वाले बेड पर सोए आदमी पर चिल्लाया, सॉन्ग यू, तेरे लिए एक अंडा छोड़ रहा हूँ, वापस आके योग चेक करूंगा कि कितना पका था, चुपके से डस्टबिन में मत फेंक देना। ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए आदमी ने एक हाथ बाहर निकाला और ओके का साइन बनाया, फिर मुश्किल से आधी नींद में बोला, ओके ब्रदर केन। रास्ते में येकिन ने हाथ में एक स्टफ्ड पैनकेक उठाया हुआ था जो अंदर से फुल लोडेड था और साइड में बैठी जेंग युवे युवे नॉन स्टॉप बकबक कर रही थी, इस बार तो मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया, लेकिन ऑयली चीजें तू कम खाया कर, तेज का हो गया है। सॉन्ग वेई जैसे नए नए बच्चों से अपने बॉडी शेप को कम्पीट मत कर। एक्ने की वजह से एक एंडोर्समेंट हाथ से चला गया था, याद है? और आगे से ना काम के दिन सुबह जल्दी उठना, हर बार मुझे फोन करके उठवाना बंद करो, बेड से चिपक के बैठे रहते हो क्या? ये किन चुप से सुन रहा था बट वो खुश नहीं था। फिर बोला, कल रात 2 बजे तक काम कर रहा था मैंने बोला था ना, अगर नींद पूरी नहीं होती तो उठने का मन नहीं होता मेरा, बस एक चॉकलेट का पैकेट बेड के पास रख देना था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। बात करते करते ही उसने बीच में सब्जेक्ट चेंज कर दिया। फिर बोला, और वैसे भी पिछली बार का एंडोर्समेंट क्या था? एक्ने क्रीम, 7 दिन में परमानेंट एक्ने फिनिश, ये तो क्लियरली फेक था।
मतलब ये तो फैंस को बेवकूफ बनाना हुआ ना। जेंग युए युए ऑलमोस्ट गुस्से से फूट पड़ी। बोली, तुझे पता है कि तेरे कितने फैंस हैं? अगर प्राइस निगोशिएबल ना होता तो कोई कंपनी तुझे चूज क्यों करती? उसने येकिन के हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स पे डायरेक्टली अटैक कर दिया था। फिर बोली, फेक हो या नहीं, पैसे तो मिल रहे थे ना। तू अभी भी कर्जे में डूबा हुआ है, वापस स्कूल नहीं जाना है क्या? ये बातें येकिन के लिए थोड़ी ज्यादा ही सच और तेज थी। येकिन एक मोमेंट के लिए बिल्कुल शांत हो गया, पैनकेक भी चबाना भूल गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने आंखें झुका के सिर्फ इतना ही कहा, पैसे कमाना चाहिए, नो डाउट, लेकिन कम से कम अपनी कंसाइज के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए ना। सीन शूटिंग सीन पर शिफ्ट होता है। आज का काम एक मैगजीन के लिए इनसाइड पेजेस का शूट था और एक इंटरव्यू। वेन्यू पर पहुंचते ही सेंग युए युए ने खुद येकिन का मेकअप किया। उसके डार्क सर्कल्स और चीक के हॉलो देखकर, जिसे बेचारा कंसीलर भी ठीक से कवर नहीं कर पा रहा था, उस बेचारी का भी दिल पिघल गया। वो उसके बालों पर काम करती हुई बोली, थोड़ा ज्यादा बोल दिया था मैंने सुबह, तुम दिल पे मत लेना। आज काम के बाद सीधा घर जाके अच्छे से सो जाना, जो मन करे वो खाने के लिए खरीद देना। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो, तुम कितना भी खा लो मोटे ही नहीं होते हो। लेकिन जो आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, उस लाइन पे आंखें खोलता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आज के दिन का पहला स्माइल देता है। ओके सिस्टर युए युए। शूट टेक्निकली सुबह 10 बजे से स्टार्ट होना था, लेकिन पिछले गेस्ट के इंटरव्यू के डिले की वजह से जब एक्चुअल शूटिंग शुरू हुई तो दोपहर के 12 बज चुके थे। लंच टाइम का भी इफेक्ट था। स्टाफ का मूड भी अब लूज था, सब थक के सूझ गए थे और नेचुरली उनका एटीट्यूड भी सुबह जितना फ्रेंडली नहीं था। आजकल के जमाने में इंटरनेट रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहा है और प्रिंट मीडिया की हालत तो बस समझो बड़ी ही खराब थी। इंटरटेनमेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो बचे थे, उनका मेजर सहारा सिर्फ फैंस की बाइंग पावर पर ही था। पहले इंटरव्यू और फिल्म रिव्यूज लिखने वाले कई लोग मिलते थे, पर अब वो भी रेयर होते जा रहे हैं। आजकल बस सेलिब्रिटी के ग्लैम शॉट्स छाप के अटेंशन ग्रैब करना और बेचना ही असली स्ट्रैटेजी बन चुकी है। और येकिन जैसे 18th टायर सेलेब का स्टेटस देख के इंडस्ट्री आसानी से कैलकुलेट कर लेती है कि ये मैगजीन पब्लिश होने के बाद कितनी कॉपीज बिकेगी। अगर उसमें पैसा नहीं है तो कोई इज्जत भी नहीं देता। जस्ट लाइक हाउ एक्टिंग का चांस भी तभी मिलता है जब तुम ऑलरेडी थोड़े फेमस हो। लेकिन फिर भी डिले की वजह से सेंग युए युए का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत कहा, मैं उस एडिटर इन चीफ से बात करके आती हूँ। येकिन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक तो गर्मी, ऊपर से फॉर्मल सूट, और वो भी आउटडोर लॉन पे फोटो शूट, मतलब पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट। उसने सुना था कि एक टॉप टायर एक्ट्रेस ने तो 7 से 8 बार कॉस्ट्यूम चेंज किया था आज। तो येकिन ने थोड़ा चिल होके सोचा, 18 टायर सेलिब्रिटी बनना इतना बुरा भी नहीं है। पैसे धीरे धीरे आते हैं, लेकिन कम से कम इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। लास्ट में येकिन का फोटो शूट हो ही गया। उसने अपने फॉर्मल सूट में कुछ पोजेस दिए, फिर इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू के टाइम रिपोर्टर और भी ज्यादा लेजी निकली। स्क्रिप्ट का आधा पार्ट हो गया तब पता चला कि रिकॉर्डर तो ऑन ही नहीं किया था उसने। ऊपर से उसे जल्दी भी थी लंच पे जाने की। फिर बिना एफर्ट लगाए उसने पुराने क्वेश्चंस में से कुछ पिक कर लिया और इंटरव्यू के बीच में जम के जम्भाई भी लेने लगी। उसे देखकर तो येकिन को भी नींद आने लगी थी। जो ऑफिशियल स्क्रिप्टेड आंसर्स उसने सुबह से रट्टा मारे थे, वो सब अब मेस बन चुके थे। अपने आप को संभालने में उसे काफी एफर्ट लगा। बस किसी तरह से उसने खुद को बकवास करने से रोका। फिर एक क्वेश्चन आया, इंटरनेट पे आपके बारे में अफवाह है कि आप एक सेकंड जनरेशन रिच हो। इंडस्ट्री में आपका आने का कौन सा टर्निंग पॉइंट था? येकिन ने थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, 5 साल हो गए हैं, अभी भी ये रूमर घूम रहा है। फिर हाथ ऊपर करते हुए बोला, अगर मैं सच में रिच होता तो घर पे एसी के नीचे बैठकर शराब पीता, कार्ड्स खेलता और फ्रेंड्स के साथ ब्रैग करता। ये गर्मी में फोटो शूट और बॉक्स मील खाने क्यों आता? रिपोर्टर की मुस्कुराहट में थोड़ी मस्ती थी, पर उसका अगला सवाल और भी तीखा था। उसने पूछा, सुना है आपकी हे हैंसोंग के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। सेम ग्रुप में होने के बावजूद इस बार उन्होंने फर्स्ट चैलेंज ऑफ लव में किसी और मेंबर को नहीं बुलाया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये वो सवाल था
जो कल के दिए गए स्क्रिप्ट में नहीं था। जेंग युए युए जो साइड में बैठी क्वाइटली सुन रही थी, तुरंत सीट से उठ गई, तुरंत अलर्ट में हो गई, जैसे किसी ने फायर बटन दबा दिया हो। पर येकिन ने बस हल्का सा आईब्रो रेज करके उसे सिग्नल दिया कि चिंता मत करो, आई गॉट दिस। उसका वो एक्सप्रेशन, वो रिलैक्स पोस्चर, ये सब कह रहे थे कि येकिन अब वो नाइव छोटा लड़का नहीं रहा जो सालों पहले इंडस्ट्री में आया था। 4 साल हो चुके थे उसे इस इंडस्ट्री में, और येकिन अब समझने लगा था कि ऐसे सवालों के पीछे क्या एजेंडा होता है। ये सारी मैगजीन्स अपने लिए सेलिंग पॉइंट्स ढूंढती हैं। अगर कोई एक्टर या सिंगर फर्स्ट आया नहीं है तो उनसे मसालेदार कंटेंट एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे गॉसिप, शेड या फिर इनसाइड टी, क्योंकि बिना स्पाइस के कवर स्टोरी कौन पढ़ेगा। वैसे भी येकिन पहले भी एक बार ऐसे सवाल का शिकार हो चुका था, जब वो सिर्फ 18 का था। वो उसकी डेब्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके ग्रुप का पहला ऑफिशियल अपीयरेंस। हीटिंग ऑन थी, ट्रेनिंग से थका हुआ दिमाग हाफ स्लीपी मोड में था। तब एक रिपोर्टर ने माइक लाके उससे सीधा पूछा, सुना है हे हैंसोंग आज ग्रुप के शेड्यूल में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कैपिटल टीवी के वैरायटी शो की रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या आप लोगों को उसके लिए कुछ कहना है? येकिन उस वक्त क्वेश्चन अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ही पिक कर लिया गया। ऊपर से उसका पहले से ही थोड़ा बिटरनेस था हे हैंसोंग के लिए, तो उसने अपना खुन्नस निकालने के लिए थोड़ा चिढ़ के बोल दिया, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है, वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, उससे मेरा क्या लेना देना। स्टेज से उतरते ही जेंग युए युए ने उसे कॉर्नर में खींच लिया था, उसे सीधा लाउंज में ले गई और सीधा लेक्चर देने लगी। तुम्हारे पास ना जाने कितने फैंस हैं, ना तुम्हारे पास कोई बिग एजेंसी का सपोर्ट ही है। तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है तुम्हारे अपने कनेक्शंस पे, और उस हे हैंसोंग के पास वो सब कुछ है। तुम्हें उसके रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होना पड़ सकता है फ्यूचर में। और हाँ, अपना ये गुस्सा कंट्रोल करो, ये इंडस्ट्री तुम्हारे जैसे कंफ्यूज लोगों के लिए नहीं बनी। थैंकफुली उस टाइम पे उसकी कंपनी ने येकिन का फ्रैंक एंड ऑनेस्ट वाला इमेज बना के रखा था, तो लोगों को लगा कि उसका जवाब बस उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट ही है। लेकिन उस वक्त हे हैंसोंग ऑलरेडी 2 बड़े एड्स से पॉपुलैरिटी गेन कर चुका था, तो नेटिजन्स ने तुरंत ही येकिन को ही पकड़ लिया। कोई बोला जेलस होगा, कोई बोला सेल्फ सेंटर्ड है, कोई बोला पब्लिक में दूसरे मेंबर्स को डिसरिस्पेक्ट करता है। रिजल्ट ऑनलाइन हेट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। और येकिन ने कुछ वक्त तक डॉम से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उस वक्त का वो एक्सपीरियंस उसके लिए एक हार्ड लेसन बन गया था, और आज जब उसे दोबारा उसी टाइप का सवाल पूछा गया तो वो बस मुस्कुरा के हैंडल कर गया। इस सब की शुरुआत शायद उसी वक्त हुई थी जब येकिन ने खुद को बाकी दुनिया से अलग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बातें बस सिर्फ काम तक सीमित हो गई थी, जैसे दिल पे उसके ताला लग गया हो। ये फेज चला कुछ लंबे टाइम तक, जब तक ग्रुप के मेंबर्स ने सोलो प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट नहीं किया, और फिर आगे चल के ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज नेचुरली ही थोड़ी कम हो गई थी। वहीं से येकिन ने थोड़ा खुद को रिलीज करना स्टार्ट किया और लोगों के सामने फिर से नॉर्मल अपीयर होना शुरू किया। फिर लास्ट ईयर से जेंग युए युए ने उसका काम फिर से हैंडल करना स्टार्ट किया। कंपनी के टॉप लोगों का मानना था कि इस लड़के में अभी भी पोटेंशियल है और उसको एक और चांस दिया जा सकता है। सच तो ये है कि अगर येकिन का चेहरा इतना परफेक्टली मेंटेन ना होता और अगर उसका टेम्परामेंट इतना क्लीन रिकॉर्ड टाइप का ना होता, तो हे हैंसोंग के फैंस के अटैक के पहले ही उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता। अभी के टाइम में जब लोग उसे देखते हैं तो लगता है कि वो पहले वाला वो ओवर कॉन्फिडेंट छिछोरा येकिन अब कहीं खो गया है। अब उसकी बातों में तमीज है, गेस्चर्स में सोच है, लेकिन एक चीज अभी भी वैसी की वैसी है, उसकी जवानी वाली एनर्जी। हर पोज, हर स्माइल, हर गेज में वो कॉन्फिडेंस दिखता है जो बस उसी का ट्रेडमार्क बन चुका है। उसने टेबल पे रखा हुआ ड्रिंक से एक सिप लिया, थोड़ी आंख मारी रिपोर्टर को और बोला, ब्रदर सॉन्ग हमें भूल सकते हैं क्या? उसने बोला था कि वो हमारे लिए लोकल स्नैक्स लेके आएगा, आज डिनर उसी के भरोसे है। इंटरव्यू खत्म करके ही बाहर निकलते वक्त कुछ फैंस मिल गए उसे, जो अभी अभी काम से निकले थे। कार में बैठते ही येकिन ने एक चॉकलेट उठाया, रैपर खोला और मुंह में डाल दिया। जेंग युए युए ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया।
कार के विंडो से पहले पूरा एरिया स्कैन किया। फिर जब उसे श्योर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, तब उसे खाने दिया। उसके मुंह के कॉर्नर पे लगी चॉकलेट देखकर ज़ेंग युए युए ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड साय लिया और बोली, कभी इतना शार्प लगता है तू और कभी इतना बेवकूफ। फ्यूचर का क्या सोचा है? इधर ये किन चॉकलेट के मजेदार आफ्टर टेस्ट में ही खुश था। उसने जुबान से अपने लिप्स क्लीन किए, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सुबह तो आप कह रही थी कि मैं अब यंग नहीं रहा और अब मैं बच्चा हो गया हूँ। ज़ेंग युए युए के पास और भी क्लाइंट्स थे, तो वो उसे डॉम पर छोड़ के दूसरे आर्टिस्ट के सेट पर निकलने लगी। निकलने से पहले उसने सिर्फ एक बात बोली, हे हैंसोंग, शायद आज डॉम वापस आए। उसकी कोई बात बुरी लगे तो भी सुन लेना और बस इग्नोर कर देना, उससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। येकिन ने बिना कुछ सोच के हाँ कर दिया, पर जैसे ही लिफ्ट के लिए वेट करते हुए उसने सीलिंग की तरफ देखा, उसके दिमाग में 4 साल पुरानी एक बोरिंग सी याद घूम गई। अगर उस टाइम हे हैंसोंग ने उसे वो माँ वाली गाली न दी होती तो शायद येकिन उससे कभी मुंह भी नहीं लगाता। अपने लिए तो बंदा कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन माँ के लिए नो चांस। डॉम में एंटर करते ही सोंग वेई, जो आज पूरा दिन कहीं गया ही नहीं था, तुरंत स्लीपर्स लेके उसके पास आया और धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, ब्रदर सोंग वापस आ गया है, मैं नहीं रोक पाया। ब्रदर किन, प्लीज गुस्सा मत होना, उस आदमी को अभी भी सुधारा नहीं जा सकता। ये किन 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना अंदर घुसा, शूज तक नहीं उतारे और सीधा 2 सेकंड में ऊपर बंक पे चढ़ गया। वो अपर बंक पहले किसी और मेंबर का था, लेकिन जब वो बंदा मूव आउट हुआ तो येकिन ने उसे अपना लेगो प्लस स्टोरेज जोन बना दिया था। देखा तो उसे रिलीफ मिला। लेगो मैकेनिकल सेट का सिर्फ बीच का एक बीम ही क्रैक हुआ था। उसने चैन की सांस ली और तुरंत घुटनों के बल बैठ के पेशेंटली हर पीस को वापस सेट करने लगा। ये डॉर्मेट्री वैसे भी छोटी सी थी। ग्रुप स्प्लिट होने के बाद परमानेंट मेंबर्स में सिर्फ 3 ही बचे थे, येकिन, सोंग वेई और हे हैंसोंग, जो बस तभी वापस आता जब किसी स्पॉन्सर के साथ उसका झगड़ा हो जाता, और जब भी वो वापस आता फुल गारंटी होती थी कि येकिन का मूड बिगाड़ने ही आया है। और वैसे ही कुछ ही देर में येकिन के पॉकेट का फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी यू नो हु थी। वैसे बंदे का नाम टैंग चोंग था। किन काम से फ्री हो गए हो क्या? एकदम चिपकू टोन में पूछा गया सवाल था। येकिन का मूड तुरंत ही बिगड़ गया। मैंने बोला था ना तुझे, मुझे कॉल मत किया कर। तेरे पास इतना टाइम है तो अपने लवर को संभालना, मुझे उसके नाटक बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन सामने वाले बंदे को कोई शेम ही नहीं थी। सीधा हंसी मार के बोला, ओ तो तुम अब भी बोलते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जेलसी का तो तुम में ओशन भरा हुआ है। येकिन ने आंखों का एक फुल रोल दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस बंदे का पावर लेवल थोड़ा ज्यादा ही था। पर जब बोला तो एकदम काट के। पहले लगता था सिर्फ हे हैंसोंग ही ज्यादा आइडल ड्रामा देख के इंस्पायर्ड रहता है। अब समझ आया, असली राइटर डायरेक्टर तो तुम ही हो। तुम क्या सोचते हो, मैंने तुम्हें एक बार देख लिया तो तुम्हारे प्यार में गिर गया? पर सामने वाला बंदा अब भी चिल मोड में ही था। निगोशिएशन टोन ऑन करके बोला, देखो अगर तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें सब कुछ दिला सकता हूँ, टॉप की स्क्रिप्ट्स, फेम, स्पॉटलाइट्स, और हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ वो हैंसोंग तुम्हें कभी दोबारा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये किन ऑलरेडी सार्कास्टिक हो चुका था, एकदम रेडी था नो बोलने के लिए, पर उस आदमी के नेक्स्ट लाइन ने 1 सेकंड के लिए उसे रोक दिया। वो आदमी बोला, अगर तुम्हें मना ही करना होता तो मेरी कॉल ही रिसीव क्यों की? अपना नंबर बदल क्यों नहीं दिया अब तक? कॉल कट कर दिया गया था और ये किन बंक के ऊपर वैसा का वैसा ही बैठा रहा, बस एक पॉइंट स्टेयर से लेगो सेट को देखता रहा जो अब पूरा असेंबल हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद उसने केयरफुली ग्लास कमर वापस उस पर सेट कर दिया। शाम को ज़ेंग युए युए का कॉल आया। बोली, एक रियलिटी शो में गेस्ट अपीयरेंस मिला है। शो का कनेक्शन ऑब्वियसली हे हैंसोंग। येकिन का मन बिल्कुल नहीं था उस हे हैंसोंग के साथ स्टेज शेयर करने का, पर कंपनी का ऑर्डर था और उसका स्टेटस था ही क्या, एक छोटी सेलिब्रिटी, एक नौकरी, 0 राइट्स, तो सवाल ही नहीं उठता था मना करने का। बाथरूम जाने से पहले येकिन ने काफी फैमिलियर सी आवाज सुनी। हे हैंसोंग फिर कुछ पटक रहा था अगले कमरे में।
और उसने सीधा अपनी छोटी मुंह बड़ी बात से बचाव वाली पॉलिसी अप्लाई की, सुन के भी ना सुनने की। पर जैसे ही शॉवर के बाद फ्रेश होके वो अपने रूम में वापस आया, सोंग वेई ने आकर कैजुअली बोला, ब्रदर सोंग फिर से हमारे कमरे में घुस आया था और वो तुम्हारा स्पेयर फोन लेके चला गया है। ये किन तुरंत अलर्ट हो गया, ड्रॉर ओपन किया, चेक किया और जैसे ही उसका हाथ खाली ड्रॉर से बाहर आया, दिल डायरेक्ट गले में आ गया। टॉवल वहीं फेंक दिया, बिना एक सेकंड वेस्ट किए धूमधाम से अगले कमरे में का दरवाजा ही लटका दिया। बैंग! दरवाजा खुला विद ड्रामेटिक इफेक्ट। अंदर बैठा हे हैंसोंग एकदम झटका खा गया। उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। येकिन ने 2 कदम में फोन उठाया, उसकी तरफ आंखें टेढ़ी करके बोला, अगली बार मेरी चीजों को हाथ लगाया ना तो कुछ और टूटेगा, फोन नहीं। फिर बिना पीछे देखे रूम छोड़ दिया, चाहे पीछे से हैंसोंग गाली गलौज कर रहा हो या हवा में मुक्का मार रहा हो। येकिन डिडंट केयर। पर जब अपने रूम में वापस आया और थोड़ा वक्त बीता, तब उसके अंदर एक अजीब सा डर उठने लगा। ये सच था, हे हैंसोंग इंडस्ट्री में उससे सीनियर था, ज्यादा बटरिंग करता था, ज्यादा पार्टीज अटेंड करता था और ज्यादा जान पहचान वाले बड़े लोग उसके साइड में थे। और जो उसका स्पॉन्सर था वो तो वैसे ही उसमें इंटरेस्ट दिखा ही रहा था। अगर ये केन ऐसे ही उस बंदे टोंग चैंग को हर बार कॉल पे जले पे नमक छिड़कता रहेगा, तो जिस दिन बंदा अपना गुस्सा लूज करेगा उस दिन येकिन के करियर का टाटा बाय बाय भी हो सकता है। उसने एक लंबी सांस ली। 4 साल हो गए इस दुनिया में, लेकिन अभी भी उसे उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। सिस्टर युए ठीक ही कहती है, एक दिन बड़ी बुरी फटेगी उसकी। वो अपना पुराना फोन, जो अब तक एक आउटडेटेड मॉडल था, चार्ज पे लगा रहा था। तभी सोंग वेई क्यूरोसिटी में आकर पूछता है, ब्रदर किन, ये फोन तुम अभी तक क्यों संभाल के रखते हो? ना तो बैकअप का काम करता है और ना शो ऑफ का। येकिन ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा फोन ऑन किया, फोटो एल्बम ओपन किया और जब उसकी आंखों के सामने वो ओल्ड फोटो गैलरी दिखी तो एक हल्की सी मुस्कुराहट निकल गई उसके दिल से। फोटो अभी भी सेफ थे। फोटोज देख के सोंग वेई ने कैजुअली सजेस्ट कर दिया, फोन में ओल्ड फोटो सेव मत किया करो, कभी ऐसा ना हो कि एक दिन फोन ऑन ही ना हो। कंप्यूटर या यूएसबी पे बैकअप ले लो ना, ज्यादा सेफ रहेगा। येकिन ने एक फोटो को सॉफ्टली देखते हुए बोला, बैकअप है इसका? ओह दैट्स गुड देन। सोंग वेई थोड़ा और क्यूरियस हो गया, पास आके झांका और बोला, ये कौन है? येकिन को लगा कि अगर उसने थोड़ा और ज्यादा देर तक वो फोटो देखी तो शायद अगली बार फोन सच में ऑन ही ना हो, इसलिए उसने पावर बटन दबा दिया, स्क्रीन ऑफ। और जब सोंग वेई पीछे मुड़ के अपना काम करने लगा, येकिन ने हल्की आवाज में, जैसे वो खुद से ही कह रहा हो, छोटी सी विस्पर में बोला, इट्स माई बेबी। शायद आज वो 2 लफ्ज ज्यादा क्लोज लग रहे थे, या शायद उसकी वजह से रात को येकिन ने फिर से वही सपना देखा। जमीन से अचानक उठती हवा, गिंगलो ट्री के नीचे खड़ा वो लड़का और येकिन के पैर जो उसकी तरफ भागना चाहते थे पर हिल भी नहीं पा रहे थे। नींद से जागा तो पसीना पसीना था। उसने अपने हाथों को देखा, अपनी फिस्ट टाइट बंद की, फिर धीरे से खोला। ये साइकिल उसने 3-4 बार रिपीट किया, तब तक जब तक उसके हाथ का कांपना धीरे धीरे थमा नहीं और अंदर का डर थोड़ा शांत नहीं हो गया। वो चाहता था वो लड़का उसके सपनों में वापस आए, पर उसने याद किया कि लास्ट टाइम जब उसने ये सपना देखा था फिर कुछ ही दिनों बाद वो चला गया था। तो अब खुशी बनाए या दुखी हो, उम्मीद रखे या उसकी यादों में डूबा रहे, जहाँ से वो कभी निकला ही नहीं था। बाहर देखा तो रोशनी फैल चुकी थी। येकिन बेड से उतरा, एक ग्लास पानी लिया। हाथ अभी भी थोड़े कमजोर थे। ग्लास का ढक्कन हाथों से छूट के नीचे गिर गया। आवाज काफी लाउड थी। फिर सोंग वेई जो बाजू वाले बेड पे था, खामोशी से सोया रहा, बिल्कुल हिला तक नहीं। उसे ऐसा बेखबर सोते देख हंसते हुए वो बोला, इस बच्चे को तो ना अगर मैं 20वें माले से नीचे भी फेंक दूं ना, तब भी ये उठने वाला नहीं है। इस ग्रुप में जो अब सिर्फ नाम का बचा था, हे हैंसोंग सबसे बड़ा था। इस साल 24 का हो गया था और सोंग वेई सबसे छोटा था। डिब्यूट के वक्त सिर्फ 15 का था। स्टेज पे जाने से पहले इतना नर्वस हो जाता था कि रो ही देता था। इसलिए येकिन ही उसका ज्यादा ख्याल रखता था, एक बड़ा भाई बन के। और क्योंकि सोंग वेई के माँ बाप नहीं थे
और उसे अच्छे से पता था कि किसी की केयर मिलने का क्या मतलब होता है। और इसी तरह उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया था जो दोस्ती से भी गहरा था। आज एक टीवी ड्रामा ऑडिशन था जो ओरिजिनली सॉन्ग वे का था, लेकिन उसने वो चांस येकिन को दे दिया। येकिन थोड़ा हेसिटेंट था, टेंशन में, लेकिन सॉन्ग वे ने उसकी आंखों में डायरेक्टली देख के बोला, मैं अपना और अपने पूरे फैमिली का पेट भर सकता हूँ। अभी मेरी कंडीशन भी अच्छी है, काम भी है, नींद भी पूरी हो रही है। भाई तू जाके ट्राई करना, अगर सिलेक्ट हो गया तो मुझे प्राउड फील होगा। इतना जेन्युइन था उसका कहना कि येकिन फिर मना ही नहीं कर पाया। वैसे भी पैसे की तो जरूरत थी ही ना उसे। ऑडिशन एस सिटी में था। येकिन ने जेंग युए को इन्फॉर्म किया, फिर एक हाई स्पीड रेल का टिकट खरीदा, बैकपैक और मास्क पहना, और जब हाथ डोर के हैंडल तक गया तो एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर क्वाइटली वापस मुड़ के ड्रॉअर खोला, पुराना वाला फोन निकाला। 6 घंटे की ट्रेन राइड थी, ऑलमोस्ट उतनी ही लॉन्ग जैसे कोई पिछली उसकी फॉरेन वेकेशन की फ्लाइट हो। ट्रेन में बैठा तो बोर्डम में सॉन्ग वे का उसे एक ट्रिक याद आया। नए फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया और उस पुराने थोड़े बीटन अप फोन को कनेक्ट करने का ट्राई किया। सरप्राइजिंगली कनेक्शन भी हो गया। येकिन ने वी चैट ओपन किया। ऑनेस्टली उसे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, इतने साल तक यूज ही नहीं किया था, लगा लॉगिन ही फेल होगा, बट लॉगिन हो गया और साथ ही एक लंबी अनरीड मैसेजेस की लिस्ट भी लोड हो गई। उसका सांस ही रुक गया। धीरे धीरे स्क्रॉल किया जब तक उसने एक ऐसे चैट पे रीच नहीं किया जिसमें कोई अनरीड मैसेज नहीं था। तब जाके उसने गहरी सांस ली, थोड़ा रिलीफ, थोड़ा पेन। फिंगर्स ने अपने आप मोमेंट्स ओपन किए और वहाँ अब भी वही 6 साल पुरानी एक फोटो थी, 4 लॉलीपॉप्स वाली। एट दैट टाइम वी चैट में एक फीचर था, आप अपने पास्ट मोमेंट्स हाइड कर सकते हो या लिमिट कर सकते हो दिखाने के लिए, पर ये पोस्ट विजिबल थी। मतलब किसी ने भी लॉगिन नहीं किया था इस अकाउंट में इतने सालों में। येकिन थोड़ा हल्की सी हंसी में खुद पे ही सार्कास्टिकली हंस दिया। मैं क्या सोच रहा था, उसने अगर सारी सच्चाई जान ली होती तो उससे मुझसे सिर्फ नफरत ही होती ना, दोबारा कांटेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो सच में चला गया था, पूरी तरह से कांटेक्ट का हर निशान मिटा दिया था। सिर्फ एक जगह छोड़ गया था, यादों के लिए, एक प्रूफ के लिए कि वो वक्त कभी था जो सच था। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में येकिन का एनर्जी ड्रेन हो गया। उसने फोन साइड में रखा, बैक रेस्ट पे लीन किया और आंखें बंद की और रेस्ट लेने का ट्राई किया। तभी उसके हाथ में वो पुराना वाला फोन वाइब्रेट हुआ। येकिन का दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें खोलने से पहले ही बिना स्क्रीन पे नाम देखे उसने तुरंत रिफ्लेक्स में बटन प्रेस कर दिया। कॉल रिसीव हो गया था। अरे इतनी जल्दी उठ गया तू? जाओ फेंग की आवाज फोन के दूसरे एंड से आई। ऑब्वियसली फुल स्लीपी मोड में था। कैमरा उसने अपने मुंह पे घुमाया, हैट को एडजस्ट किया और एक हाफ स्लीपी स्प्रिक के साथ बोला, सेलिब्रिटीज का क्या ही कहना, सुबह सुबह भी फुल ऑन डिस्गाइज में। और इधर मैं तो एक हैवी गार्डेड मिलिट्री कैंप से जान बचा के आया हूँ, तूफानों से लड़के, चौकियों से चुपके चुपके भाग के। फिर थोड़ा ड्रामा डाल के थोड़ा और लीन किया कैमरे की तरफ और बोला, बता भाई, इतने बड़े सुपरस्टार के शेड्यूल में थोड़ी सी जगह मुझे मिल सकती है क्या? मुझ गरीब फौजी से मिलने का टाइम है क्या तेरे पास? येकिन स्क्रीन की तरफ चुपके से देखकर मुस्कुरा दिया। जाओ फेंग वही था, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ओवर एक्टिंग, लेकिन पूरी तरह अपना बंदा। वक्त और फासले ने चेहरा थोड़ा चेंज तो कर दिया था, लेकिन टोन, वाइब और वो जो बॉन्ड था बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। ऑडिशन अच्छा गया था येकिन का। वो रोल था एक थर्ड मेल लीड का, बस नाम का, हीरोइन का यंगर ब्रदर। स्क्रीन प्रेजेंस इतनी कम थी कि एग्जिस्टेंस भी डाउट में ही लगती थी। ना कोई रोमांटिक आर्क था, ना कोई ढंग का सोलो शूट, तो नेचुरली कोई भाग भाग के इस रोल के लिए ऑडिशन भी नहीं दे रहा था। जैसे ही येकिन एंटर हुआ, सेंटर में बैठे डायरेक्टर ने सीधा स्माइल कर दिया। सुना था उस बंदे का कास्टिंग में मेन क्राइटेरिया सिर्फ चेहरा होता है। येकिन ने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी थी, गुड गुड गुड, 3 बार बोल के बिना किसी और कमेंट के बस कह दिया, ओके वेट फॉर अपडेट्स, बस इतना ही। लेकिन येकिन अब नूब नहीं था। 4-5 साल इंडस्ट्री में काम करके समझ गया था, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता होप नहीं रखने का। यहाँ कुछ भी कभी भी पलट सकता है। ऑडिशन के बाद वो बस लेके हाई स्पीड रेल स्टेशन की तरफ निकला। ना ब्रेकफास्ट किया था, ना लंच। बीच रास्ते में पेट दर्द होने लगा।
स्टेशन पे एक सैंडविच उठाया, हाथ में मोबाइल लिया और चलते चलते जाओ फेंग को टेस्ट कर दिया। अगली सुबह मिलना था ईस्ट सिटी के एक कॉफी शॉप में। जाओ फेंग पहले पहुंच गया था और जैसे ही उसने देखा मास्क वियरिंग येकिन को अंदर आते हुए तो तुरंत आके बुला लिया, यहाँ येकिन। येकिन सीधा गया, सीट ली और मास्क उतारने लगा। तभी जाओ फेंग ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, रुक भाई, मास्क मत उतार, तुझे कोई पहचान गया तो। येकिन की आंखों में थोड़ा सार्किज्म था, थोड़ा मजाक। बोला, तू 5 साल जंगल में रह के आया था क्या? मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ। अगर मैं सड़क पे खड़ा होके चिल्ला भी दूं ना कि मैं येकिन हूँ, तब भी लोग सोचेंगे कि मैं किसी मेंटल वार्ड का पेशेंट हूँ और भटक गया हूँ। जाओ फेंग एक सेकंड को सीरियस हुआ, फिर दोनों हंस पड़े। बहुत सालों बाद मिलने के बाद दोनों ऐसे कैजुअली बातचीत कर रहे थे जैसे बीच के 5 साल बस एक लॉन्ग नैप हो। वो बचपन वाली ट्यूनिंग, वो बेजुबान समझदारी सब वापस आ गया था। जाओ फेंग अभी भी वैसे ही पुराने वक्त जैसी ही स्माइल करता था, लेकिन अब उसकी स्माइल में थोड़ा लेस छिचोरापन और थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन था। उसकी टैन स्किन, मस्कुलर फ्रेम और कॉन्फिडेंट ऑरा क्लियरली बोल रहा था कि ये बंदा मिलिट्री ट्रेनिंग से निकला है, एकदम मैनली मैन टाइप। और जब येकिन ने कैजुअली पूछा कि इतने साल तक उसने कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तो जाओ फेंग ने टेबल पर हाथ ही ठोक दिया। अबे, मुझसे बात ही मत कर तू। मेरे बाप ने मुझे मार ही दिया था उस टाइम पे, भेज दिया था मुझे ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ नेटवर्क भी नहीं आता था। सिग्नल, बेस स्टेशन भूल ही जा। 3 बार भाग के गया, तीनों बार पकड़ा गया। फोन डेड, बैटरी डेड, होप भी डेड। तो सोचा चलो लेटर ही लिखता हूँ। केरोसिन लैम्प के नीचे 3-4 रातों तक लिखा और 20 माइल चल के माउंटेन रोड पे जाके पोस्ट किया और फिर किसी का कोई रिप्लाई ही नहीं आया। येकिन हंसी रोक ही नहीं पाया, फिर बोला, भाई मैं तो तब तक शिफ्ट हो चुका था, कौन जाने वो लेटर कहाँ गए। जाओ फेंग ने गिनती शुरू करी। लिऊ यांग फैंग और जाओ हुए तो अब्रॉड थे, उन्हें नहीं मिला ये समझ में आता है। और तू शिफ्ट हो गया। बीच में ही थोड़ा पॉज आया। क्या? तू शिफ्ट हो गया? कहाँ गया था फिर? येकिन कैजुअली बोला, सबअर्ब्स में एक अपार्टमेंट ले लिया था। वैसे अब तो वो घर भी बिक चुका है। जाओ फेंग एक सेकंड को चुप हो गया, फिर एक छोटी सी लाइन, वो घर भी बेच चुके हैं, और उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। वो भी शब्द सुनते ही जाओ फेंग समझ गया कि सबसे पहले उनका वो छोटा सा विला ही बेच दिया गया होगा। जाओ फेंग ने येकिन के कपड़ों, उसके फेस की उदास सी स्माइल और उसके बिजी शहर शहर भटकने वाले रूटीन को देख लिया था। येकिन की ऐसी हालत देख के अगर वो नहीं समझता कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सच में बिल्कुल बेवकूफ़ी होती। दोनों के बीच माहौल एकदम ठंडा सा पड़ गया था। जाओ फेंग ने चुपचाप कॉफी का एक और सिप लिया, मुंह बना के ब्रो चढ़ाया। उफ, कड़वी है ये। फिर गुना कुछ बोले शुगर क्यूब्स उठा के कप में गिरा दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कैजुअल टोन में बोला, क्या हुआ था? क्या नए घर में शिफ्ट हो रहे थे? और बड़े वाले? येकिन ने कोई बनावटी स्माइल या जोक नहीं मारा, डायरेक्ट सच बोला, और वो भी बिना किसी ड्रामा के, बस प्लेन ट्रुथ। मेरी फैमिली अपने नेशनल एग्जाम के पहले ही बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई थी। घर तो पहले ही चला गया था। पापा पर इल्लीगल फंड रेजिंग का केस चला, अब भी वो जेल में ही है। सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन आया तो था उसी साल, पर पैसे नहीं थे तो कॉलेज ज्वाइन ही नहीं कर पाया। फिर ये इंटरटेनमेंट लाइन चूज कर ली जहाँ पैसा जल्दी मिलता है। जाओ फेंग की आंखों में एक शौक की झलक आई, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। येकिन ने आगे बताया सेम काम टोन में, अगर उस समय मैं इनहेरिटेंस के राइट्स छोड़ देता तो सारी जिम्मेदारी से निकल जाता, पर मैंने खुद प्रॉमिस किया था उन विक्टिम्स को कि पापा की जगह मैं सारा पैसा चुकाऊंगा। एक टाइम था जब सिर्फ कर्जा ही कर्जा था, लेकिन पिछले 2 सालों में धीरे धीरे करके मैंने सब क्लियर कर दिया। जाओ फेंग बस उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे सोच रहा हो इतना सब झेल के भी इसने इतना कंपोज रहना कैसे सीख लिया। वो हल्का सा गला साफ करता है और फिर पूछता है, अब तुम कहाँ रहते हो? तो येकिन ने उतनी ही सिंप्लिसिटी से बोला, कंपनी के डॉर्म में। फिर जाओ फेंग थोड़ा हेसिटेंट हो गया और फिर पूछा, और आंटी? जाओ फेंग को पता था कि वो किसकी बात कर रहा है।
येकिन की मॉम की। येकिन की नजर एक सेकंड के लिए नीचे टेबल पर टिक गई। हाथों की उंगलियां हल्की सी हिलती रहीं। फिर कुछ सेकंड बाद उसने आंखें उठाई और बस एक लफ्ज बोला, डेड। 5 साल पहले जब ये जिंगशियान को जेल भेजा गया था, उसकी मॉम दिन रात पैसे जोड़ रही थी, फैमिली के ऊपर छाए कर्ज का बोझ हल्का करने के लिए। उस वक्त येकिन सिर्फ एक चीज के लिए जी रहा था, सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन। दिमाग में बस पढ़ाई थी और दिल में सिर्फ नफरत। वो अपने बाप से नफरत करता था और माँ के लिए सिर्फ मन में एक बेचैनी रखता था। उसे लगता था कि अगर उसकी मॉम ने शादी में थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये सब नहीं होता। धीरे धीरे उसके लिए घर सिर्फ एक जगह रह गई थी जहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। फिर आया कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का आखिरी दिन। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही येकिन एग्जाम रूम से बाहर निकला, उसके फोन पर एक कॉल आई हॉस्पिटल से। एक बॉडी आइडेंटिफाई करनी थी। जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा जो कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से डिसफिगर हो चुका था, एक अजीब सी चुभन उठी, जैसे हजारों कीड़े उसके दिल को काट रहे हो। बस उसी दिन से उसके आसपास कोई अपना नहीं रहा, कोई रिश्तेदार नहीं, और जिंदगी उसके लिए एक लंबी अकेली रेस बन गई थी। लंबी खामोशी के बाद अब कॉफी का टेस्ट भी फीका लगने लगा था। जाओ फेंग आंखों में शौक लेके सिर्फ येकिन के चेहरे को देख रहा था, जो येकिन कभी छोटी सी बात पे एटीट्यूड दिखाता था, जो कभी कभी बस अपने लुक्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहता था। आज सामने एकदम शांत, कोल्ड, ऑलमोस्ट इमोशनली नम इंसान की तरह बैठा था। क्या क्या झेला होगा उसने, जाओ फेंग ने सोचा, पर फिर कुछ नहीं बोला। खुद येकिन ने ही साइलेंस तोड़ा और बोला, छोड़ ना, ये सब नहीं डिस्कस करते। उसने कैजुअली टॉपिक स्विच किया, जैसे बस एक मसल मेमोरी हो। फिर बोला, बता तू वापस क्यों आया है, क्या कुछ काम था? जाओ फेंग थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसने अपना टोन हल्का रखा। फिर बोला, नहीं यार, बस तुम लोगों को मिलने का मन हुआ। और हाँ, उसने जैकेट की पॉकेट से एक पोस्ट कार्ड निकाला और बोला, एक बंदे को भी ढूंढना है, सोचा बाय द वे मिल भी लूं। फिर 3 दिन बाद पर सीन शिफ्ट होता है। येकिन और उनके ग्रुप के बाकी 2 मेंबर्स सीटीएस के लिए निकले थे, एक नया रियलिटी शो शूट करने। ये शो काफी सडन था, पर जेंग युवे ने फुल प्लानिंग कर ली थी। इतनी ही नहीं, सबके लिए बिजनेस क्लास टिकट्स भी ले लिए थे। बोली, सीन मेंटेन करना पड़ेगा, क्या पता फैंस मिल जाएं। फ्लाइट दोपहर को 4 बजे की थी और 2 बजे ही सब एयरपोर्ट पे आ गए थे। वीआईपी लाउंज में सीन अलग ही था। ही हैंग सॉन्ग ऐश में ग्रीन टी पी रहा था। सॉन्ग वही सीधा कुर्सी पे सो रहा था और येकिन एक कोने में क्वाइटली बैठ के अपने प्राइवेट डिटेक्टिव से अपडेट ले रहा था। क्या पता चला? इस बार जो भी इन्फो मिली थी वो बस एक पतला सा पोस्ट कार्ड था। पोस्ट मार्क से पता चला कि ये एच प्रोमिनेंस से भेजी गई थी, जो कैपिटल के पास ही थी, लेकिन न सेंडर का नाम था और न तारीख। तो ये ट्रैक करना भी मुश्किल था कि कौन से पोस्ट ऑफिस से भेजी गई है, और स्पेसिफिक एड्रेस तो सोचना भी बेकार था। डिटेक्टिव ने भी क्लियरली बोला, अगर आगे ट्राई करना है तो थोड़ा और वक्त लगेगा। येकिन ने ये सारी बातें जाओ फेंग को भी बताती। जाओ फेंग ने सीधा पूछा, कितना खर्चा हुआ, और तुरंत एक ऐसी अमाउंट ट्रांसफर कर दी जो ओरिजिनल से काफी ज्यादा थी। येकिन समझ गया ये मदद थी। उसने सिर्फ वही पैसा रखा जो उसके इन्फो के लिए खर्च किया था, बाकी क्वाइटली रिटर्न कर दिया। फिर जाओ फेंग ने वी चैट पे लिखा, ये मेरे मिलिट्री सर्विस की सेफ सैलरी है, दोस्त है तू, ले ले बिना किसी गिल्ट के। पर गिल्ट कैसे ना होता। 5 साल पहले जब येकिन पूरी तरह से टूट चुका था, उसने भी हेल्प मांगी थी लिu यांगफैंग और जाओ युवे से। उन्होंने अपने घर वालों से पैसे निकाल के दिए क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। वो रिफ्ट आ चुकी थी कि उन 5 सालों में उनसे फिर कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। क्लास ही इंसान के रिलेशनशिप्स का बाउंड्री बन जाता है। जब ये फैमिली का एम्पायर गिरा और उसका अपर क्लास बैकग्राउंड चला गया, तो उसकी वैल्यू भी लोगों की नजर में 0 हो गई। येकिन ने एक थोड़ा सा मजाक वाला मैसेज भेजा, बॉस जाओ इज ऑसम, और फिर सीधा कन्वर्सेशन दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तू क्यों खुद नहीं ढूंढ रहा है उसे? जाओ फैमिली का इतना पावर है और तू एक चिंदी डिटेक्टिव हायर कर रहा है। इडियट नहीं है तू?
जाओ फेंग ने एक साई इमोजी भेजी। पता नहीं वो येकिन के जिद्दी नेचर से थक गया था या फिर इस बात से फ्रस्ट्रेटेड था कि वो अब तक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाया था, या शायद दोनों। फिर उसने लिखा, मेरे डैड चाह रहे हैं कि मैं 8 साल और आर्मी में रहूं। अभी अभी घर वापस आया हूं, मौसम से भी अभी एडजस्ट नहीं हो पाया हूं, तो थोड़ा टाइम गुड बॉय बन के रहना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन फिर से अपनी फोटो एल्बम में लौट गया। उस पोस्ट कार्ड की फोटो को जूम करके देखा। उसकी लिखावट काफी फीकी हो चुकी थी, लेकिन उसमें लिखा एक हैप्पी न्यू ईयर का फ्रेज अब भी फेंटली दिख रहा था, और उस हैंडराइटिंग में एक अलग सी एलिगेंस थी, जैसे लिखने वाले का दिल अभी भी बहुत साफ था। वीचैट पे स्विच करते ही येकिन ने तुरंत जाओ फेंग को मैसेज ड्रॉप किया। वो पोस्ट कार्ड क्या स्क्वाड लीडर ने लिखा था? ये स्क्वाड लीडर वाला पुराना इमोशनल निकनेम जैसे ही स्क्रीन पे आया, उसने जाओ फेंग को सीधा मेमोरी लेन में पीछे भेज दिया। फिर थोड़ी देर साइलेंस रहा और फिर एक शॉर्ट बट श्योर रिप्लाई आया। वही तो था, उसकी हैंड राइटिंग में कभी नहीं भूल सकता। येकिन की फ्लाइट हाई स्पीड ट्रेन से तो ऑब्वियसली फास्टर थी, तो वो जब लोग वहां एस सिटी पहुंचे तब तक दिन काफी ब्राइट था। येकिन ने कोई सूटकेस नहीं लाया था, तो वो एग्जिट के पास खड़ा था जब बाकी लोग अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे। इस बार का प्लान था 3 दिन और 2 रातों का, तो लोगों के बैग्स में कपड़ों का बैकअप स्टॉक भर के आया था। और क्योंकि कंपनी में असिस्टेंट असाइन करने के लिए भी स्टाफ नहीं था, इसलिए जेंग युए ने भी चालू स्मार्टनेस दिखाई। उसने येकिन के बैकपैक में ही अपने 2 एक्स्ट्रा आउटफिट्स और एक मेकअप पाउच घुसा दिया था। अब एयरपोर्ट का बैगेज क्लेम एरिया फुल क्राउडेड था। मल्टीपल फ्लाइट्स एक साथ लैंड हुई थी। येकिन वहीं खड़ा रह गया, थोड़ा थक गया था, तो उसने अपना हैवी बैकपैक टेम्पररीली नीचे ग्राउंड पे रख दिया। शोल्डर्स रब करते हुए इधर उधर देखने लगा। सोच रहा था फैन वगैरह तो कोई नहीं दिख रहा, युवे सीरियसली ना ओवरथिंक कर गई शायद। बस वैसे ही कैजुअली ग्लैंस घुमा रहा था एग्जिट के पास, और तभी उसकी नजर पड़ी एक लंबे स्ट्रेट खड़े फिगर पे। आंखों का साइज तुरंत डबल। पहचान का मोमेंट था। उसके इंस्टिंक्ट ने कंट्रोल ले लिया और बिना सोचे समझे 2 कदम उस डायरेक्शन में वो चला गया। तभी पीछे से छोड़ा हुआ बैकपैक गिर गया पूरी आवाज के साथ। तब जाके उसे होश आया। येकिन ने जल्दी से पीछे मुड़ के बैग उठाया, उसे फिर से पीठ पे डाला। जब दोबारा उसने ऊपर देखा तो वो फिगर गायब हो चुका था। होटल के रास्ते येकिन अपना सर विंडो के अगेंस्ट टिकाए बैठा था। बाहर एस सिटी की बिजी स्ट्रीट्स चल रही थी, नियॉन साइंस, ट्रैफिक हॉर्न्स, रैंडम क्राउड, पर उसकी नजर में सब ब्लरी था। सोच रहा था शायद रीजन में वो ठीक से सोया नहीं है, या फिर मैं इतना थक गया हूँ कि हेलुसिनेट करने लगा हूँ। वो तो 5 साल पहले यूएस चला गया था और शायद कभी वापस ना आए। ये दुनिया इतनी बड़ी है और उस जैसा अच्छा इंसान अगर एक बार खो गया तो ऐसे भीड़ में इतने आसानी से दोबारा कैसे मिल जाएगा? ये कोई ड्रामा थोड़ी ना है। लेकिन हल्का सा मुस्कुरा दिया खुद पे ही। थोड़ा बिटर सा लाफ था, सेल्फ मॉकरी मिक्स्ड विद एक्सेप्टेंस। रिलैक्स कर भाई, कुछ भी सोचने लग गया तू तो। जाओ फेंग जैसी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस उसमें कब था? पिछले कुछ सालों में येकिन ने इंडिपेंडेंट रहना सीख लिया था, और एक और यूजफुल स्किल भी, अपने आप को इमोशनली समझा लेना। पर अभी जो हुआ उसका इफेक्ट फिर भी रहा। जैसे गर्मी के बीच अचानक टेम्परेचर गिर जाए, वैसे ही उसके अंदर की वार्म भी एकदम डल हो गई थी। अगले दिन का शूट कम था और स्ट्रगल ज्यादा था। ये एक आउटडोर स्पोर्ट्स शो था, तो वो पीछे छुपके कोई कॉर्नर का बैकग्राउंड प्रॉप भी नहीं बन सकता था। इसीलिए येकिन ने भी मन मार के आइस स्केट्स पहने और रिंग में कदम रखा और वेन्यू में एंट्री मारी। बस फिर क्या, 1-2 नहीं, कई बार धड़ाम से गिरा। कैमरा संभालना अलग, एक्सप्रेशन कंट्रोल करना अलग स्ट्रगल। एक भी बार वो नहीं चाहता था कि उसका फेस किसी क्रिंज मीम में बदल जाए। बस गिरते हुए एक ही चीज सोच रहा था, स्माइल कर येकिन स्माइल, कैमरा रोलिंग है। खुशकिस्मती थी कि उसकी होस्ट काफी स्वीट थी। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस पे उसने येकिन को काफी अच्छे से हैंडल किया, और जब भी येकिन ऑकवर्डली गिरता वो इंस्टेंटली टॉपिक उसके ऊपर लाके बोलती, अच्छा दिखने वाले लोग जब गिरते भी है ना तब भी अच्छे ही लगते हैं। लेकिन जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था हे हैंड सॉन्ग का सटक जाना। कैमरा जब भी उस पे से हटता
वो चांस पकड़ता था येकिन को डिलिबरेटली ट्रिप करने का। कभी पुश करता, कभी ब्रश पास्ट हिम जैसे कोलिजन हो गया हो बाय मिस्टेक। आखिर एक बार येकिन जोर से गिरा, टेल बोन से थपकी, आइस पे चोट लगी। उसका बॉडी चारों तरफ फैला हुआ था जैसे एक लाइफलेस डॉल हो, चेहरा पूरा सफेद, पेन से फ्रीज हो गया था। तभी एक कैमरा क्लोजअप लेने आ गया और जैसे ही चेरी ऑन टॉप हे हैन सैंग कैमरे के बीच आ गया, स्पॉटलाइट ग्रैब करने। फेक कंसर्न में बोला, किनकिन क्या हो गया? तुमने तो बोला था ना कि तुमने यूनिवर्सिटी स्केटिंग क्लब में स्केटिंग सीखी थी। ओ वेट, सॉरी, याद आया, तुम तो कॉलेज गए ही नहीं ना कभी। येकिन बस चुप रहा। उसकी एक्टिंग को देख के उसके पास कहने लायक कुछ बचा ही नहीं था। फिर सोचा, ये बंदा सिर्फ पेटी ही नहीं है, ये तो रियलिटी शो के विलन बनने की फुल तैयारी में है। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने उसे उठने में हेल्प की। उसने बस अपना हाथ पिछवाड़े पे रखा, एक पेनफुल सा स्माइल खींच के खड़ा हो गया। होस्ट दीदी जो ये सब देख चुकी थी उसे साइड में ले जाके बोली, वरी मत करो, इस सेगमेंट को कट कर देंगे एडिट में। एंड जस्ट रिमेम्बर, डिग्री सब कुछ नहीं होता। येकिन ने बस लाइटली हेड नॉड कर दिया, पर अंदर एक और ही सौ रियलाइजेशन चल रही थी कि लोग अब सिर्फ लुक्स नहीं, अंदर की डेप्थ और एजुकेशन भी देखते हैं। और जब से उसने डेब्यू किया है, उसके लो एकेडमिक्स पे लोग उंगली उठाते ही आए हैं। हे हैन सॉन्ग कैपिटल एकेडमी का ड्रामा का स्टूडेंट है। फ्री में कैफेटेरिया के फोटो क्लिक करवा के अपनी नकली कैंपस लाइफ को पोस्ट करता है। सॉन्ग वे एक जीनियस बच्चा है। एंट्रेंस एग्जाम में 30 मार्क एक्स्ट्रा लेके क्वालिफाई किया। वर्क और स्टडी का बैलेंस का लाइव एग्जाम्पल। सुपर ब्रेन जैसे फेमस शो में भी वो गया था। और बाकी के ग्रुप के 2 मेंबर्स म्यूजिक के स्टूडेंट्स थे। ग्रुप से निकलते ही फिर से कॉम्पस ज्वाइन कर लिया। और येकिन ऑफिशियली ग्रुप का सिर्फ एक नॉन कॉलेज लड़का। एकेडमिक्स कम जैसा टैग चिपक गया था उस पे। वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्या ही जस्टिफाई करे। बस ऑकवर्डली अपने बट को रब करते हुए हल्का सा स्माइल दिया और बोला, मैं सच में कॉलेज नहीं गया, ना ही किसी ने स्केटिंग क्लब का हिस्सा रहा, तो मुझे स्केटिंग के लिए टीज मत करो, ओके। फाइनली आफ्टर एक पूरे दिन की स्केटिंग, ट्रिपिंग और फेक स्माइलिंग वाली थकान के बाद येकिन को लगा कि अब तो फाइनली थोड़ा रेस्ट मिल ही जाएगा। वैन में जाने की सोच से जैसे ही उसने अपना बैग निकाला कि चलो पहले मेकअप ही रिमूव कर लिया जाए, तभी जेंग युवे ने उसकी तरफ चलती हुई आई और हंसते हुए बोली, डोंट मूव, हमें एक और जगह जाना है, अभी मेकअप मत हटाओ और कपड़े भी मत बदलो। येकिन का चेहरा तुरंत एक्सप्रेशनलेस हो गया। सोच रहा था, लगता है फिर से कोई सोशलाइजिंग प्रोग्राम लाइन में है, पर उसने कुछ बोला नहीं, बस थोड़ा सा ब्रीथ लिया और चुप ही रहा। उसकी तरफ से कोई मेजर प्रोटेस्ट नहीं था, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी ना अब उसे। हे हैन सॉन्ग ऑफ कोर्स ड्रामा मोड में था। एक स्टर्न फेस बना के बोला, सिर्फ आधा घंटा, बस आधा घंटा, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। जेंग युवे कामली बोली, बॉस टैंग भी है वहीं पर। बॉस टैंग का नाम सुनते ही हे हैन सॉन्ग की बात एकदम स्ट्रेट हो गई। बैग से कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला और मिरर में डैब डैब करते हुए टचअप स्टार्ट कर दिया। सॉन्ग वेई ने सबसे आखिर में रिएक्ट किया। वो धीरे से येकिन के पास आया और बहुत हल्की आवाज में उसने येकिन से पूछा, फिर से उस बंदे के साथ बैठने जा रहे हो क्या? येकिन ने उसे पहले तो एक साइड ग्लांस दिया, फिर उसके कान के पास जाके सॉफ्टली बोला, बच्चे हो, इतना सोचो मत, ट्रीट समझ के चले जाओ, अच्छे से खाना खा लेना बस। उसने मुस्कुराने की कोशिश तो की, पर आंखों की वो थकान छुप नहीं रही थी। इस टाइप का सीन जहां उन्हें किसी बड़े बॉस के सामने ले जाके शो पीस की तरह प्रेजेंट किया जाता है, येकिन के लिए कोई नया नहीं था। असली बात तो ये थी, उसकी औकात अभी तक इतनी नहीं बनी थी कि उसके अकेले इनवाइट मिल जाए। ज्यादा टाइम तो उसे हे हैन सॉन्ग के पीछे पीछे जाके ही नेटवर्किंग का मौका मिलता था। पहले जब भी ऐसे डिनर्स होते थे जहां हे हैन सॉन्ग होता था, येकिन और बाकी लोग बस बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा हिट की तरह ही होते थे। हैन सॉन्ग खुद एक मेल आर्टिस्ट था और जानता था कि कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। यूजुअली क्या होता, बस सभी स्पॉन्सर्स और एग्जीक्यूटिव को मिस्टर जैंग, मिस्टर वैंग, मिस्टर ली कह के ग्रीट करना होता और मैक्सिमम 1 या 2 पैक पी के रिस्पेक्ट शो करनी होती। सो इस बार भी येकिन बिल्कुल भी नर्वस नहीं था।
होटल के अंदर घुसते ही येकिन ने थोड़ा नेक स्ट्रेच करके इधर उधर देखा। एक सेकंड के लिए सोचा कल घर जाके टेलबोन के लिए कोई अच्छा प्लास्टर लेना ही पड़ेगा। फिर उसी मोमेंट में उसने सोचा ये होटल रिनोवेट होने के बाद कितना ज्यादा चमक रहा है यार। सीलिंग और फ्लोर दोनों गोल्डन, इतने ज्यादा कि आंखों में चुभ रहे थे। कहीं से क्लासी नहीं, बिल्कुल बाजारू लुक लग रहा था। ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ येकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, जुबान से कुछ बोला नहीं। अगर किसी ने सुन लिया होता तो शायद बोलते, अरे भाई तुझे क्या आइडिया है, तू तो जिंदगी में पहली बार आया होगा ना यहाँ। अब उन्हें क्या पता था कि 7-8 साल पहले वो ही इस होटल के टॉप फ्लोर के लग्जरी सूट में गेस्ट बन चुका था। बॉक्स के अंदर गए तो पूरा एम्बियंस एकदम रॉयल। येकिन चुपचाप हे हैंड सॉन्ग के पीछे चिपक के चलता रहा, आंखों में सिर्फ कारपेट का डिजाइन घूरता हुआ। ये पैटर्न याद रखना है, घर जाके टाओ बाओ पे ढूंढ लूंगा। जैंग युए ने उसके शोल्डर पे हल्की सी टैप टैप करी। स्माइल कर, ऊपर देखना, स्पॉन्सर्स तुझे देख रहे हैं। वो तुरंत थोड़ा मुस्कुराया, हे हैंड सॉन्ग के साथ फॉर्मली सबको ग्रीट किया और फिर से कारपेट की ज्योमेट्री में डूब गया। और टेबल पे कौन था? प्रोग्राम डायरेक्टर, टीवी स्टेशन के एग्जीक्यूटिव्स और कुछ स्पॉन्सर्स। और सबसे प्रोमिनेंट नाम था टैंग चोंग का, जो हे हैंड सॉन्ग का भी बिग मनी स्पॉन्सर था। सालों से सब लोग जानते थे कि टैंग और हैंडसॉन्ग के बीच क्या रिश्ता है, इसलिए सब ने उसे एनकरेज किया। हैंडसॉन्ग जाके टैंग के पास जाके बैठ जाओ, कुछ ड्रिंक शिंक हो जाए। पर आज कुछ अलग ही हुआ। टैंग चोंग ने सीधा मना कर दिया, स्माइल करते हुए बोला, इतने लोगों के बीच हंसने का मजाक करने का मूड नहीं बन रहा, क्यों ना इन लोगों से कोई परफॉर्मेंस करवा लें, थोड़ा मूड बन जाएगा। येकिन का चेहरा एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसकी आईलिड्स हल्के से ट्विच हुए, जैसे ही उसने फील किया कि टैंग चोंग की नजर उस पर रुक गई है। जैंग युए तो इन सब सिचुएशंस की आदी सी हो गई थी। उसने बस एक हल्का सा स्माइल दिया और तीनों को थोड़ा पुश करते हुए बोला, चलो एक लाइवली गाना गाते हैं, लास्ट समर का सिग्नल ही गा दो, मूड फ्रेश करो बॉसेस के लिए, क्यों अपना मूड खराब करें। हे हैंड सॉन्ग जो बीच में खड़ा था तुरंत ही नाखुश लगने लगा और सॉन्ग वही तो बिल्कुल ठिठक गया, जैसे उसने कोई बेइज्जती सुन ली हो। पर ये सच था, सिंगिंग और डांसिंग ही तो उनका काम था, चाहे लोकेशन बदल जाए स्टेटस तो वही रहेगा ना। और जब सामने वाले लोग इंडस्ट्री के बड़े बॉसेस हो और तो चाहे दिल से ना भी हो, मुस्कुरा के गाना तो पड़ता ही है ना। गाना नहीं गाओगे तो पैसा तो नहीं कटेगा, लेकिन इमेज जरूर डैमेज हो जाएगी। येकिन ने बहुत ही फोर्सफुली माइक उठाया और सॉन्ग वे को पकड़ा दिया। उसके कान के पास जाके स्लोली बोला, सिर्फ 3 मिनट की बात है, बस सह जा थोड़ा। फिर किसी बॉस ने पता नहीं क्यों अपने फोन से गाने का म्यूजिक भी प्ले कर दिया। प्रीलूड चालू हुआ। तीनों सिंग करने को रेडी हुए ही थे कि टैंग चोंग अचानक से उठ गया। हाथ से गेस्चर करके बोला, अरे रुको जरा, एक खास गेस्ट अभी तक आए ही नहीं है। अपनी वॉच चेक करके कैजुअली बोला, बस पहुंचने ही वाले हैं, मैं खुद जाके उन्हें पिक करता हूँ। येकिन का तो मूड ही हिल गया। सीन भी एकदम ऑकवर्ड सा हो गया था। उसे खुद ऐसा लगा जैसे उसने पानी गलत डायरेक्शन से पी लिया हो। थोड़ा सा चेस्ट रब करते हुए वो चुपचाप इधर उधर की बातें सुन रहा था। ई फैमिली का एल्डेस्ट सन अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। बॉक्स का दरवाजा जैसे ही दोबारा खुला, रूम के सब लोग एकदम से खड़े हो गए, एक साथ ग्रीटिंग्स गुनगुनाने लगे। बॉस चैंग, चेहरे पर एक्स्ट्रा स्माइल्स, सबकी बैक थोड़ी और सी थी। पर येकिन ने बस हल्का सा ग्लांस मारा। क्या फर्क पड़ता है, बॉस चैन या बॉस चैंग, देश में हर गली में मिल जाते हैं। अगर सड़क पे नाम लेके चिल्लाओ तो 7-8 लोग तो डेफिनेटली पलट कर देख लेंगे। उसे सच में लगा कि ये भी कोई टैंग चोंग जैसा ही होगा। अच्छा खासा बाप मिला है, बस इसीलिए आज सब हेड नॉड कर रहे हैं। पर शोबिज़ की दुनिया में घुसते ही सब कुछ सेम ही लगने लगता है। स्मोक फील्ड, मर्की, पावर के लिए झुका हुआ क्राउड। खास कौन है और कम कौन, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने कुछ बोला, येकिन को लगा जैसे किसी ने सच में उसके सीने पर स्लेज हैमर मार दिया हो। उसकी स्किन से लेकर बोन तक सब नम हो गया था, एकदम फ्रीज। सॉरी, आई एम लेट, देयर वाज अ लिटिल ट्रैफिक जैम। एक हैवी और डीप वॉइस, वही फेमिलियर टोन जो एक टाइम उसके हर सपने का बैकग्राउंड साउंड बन गया था।
बस इतने सिंपल वर्ड्स, पर येकिन का पूरा दिल हिल गया। एक पल में वो मिस्टी ड्रीम जैसे लगने लगा था, रियल। और फिर एक हल्का सा ब्रीज गुजरा। येकिन ने अपनी जैम सी हो गई गर्दन को जोर दे के सीधा किया और आंखों के सामने देखा एक लंबे कंपोज्ड इंसान को, जो एग्जैक्टली उसी खाली सीट पर बैठ गया था जो लग रहा था जैसे उसके लिए खास छोड़ी गई हो। सामने वो खड़ा था, वो जिसको उसने खो दिया था, वो जिसको मिलने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। चाहे उम्मीद कम थी, पर जब भी रात को उसे नींद नहीं आती थी, या कभी दिल बहुत ज्यादा उदास होता था, या जिंदगी से हार मान लेने का मन होता था, येकिन का मन चुपके से एक ही चीज इमेजिन करता था, उन दोनों का मिलना। वो रीयूनियन का सीन जहाँ सब कुछ थोड़ा फिल्मी, थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा होपफुल होता था। 1700 से ज्यादा रातों में उसने 100 से ज्यादा वर्जन सोच के रखे थे कि कभी वो एक्सीडेंटली कॉफी शॉप में टकरा जाएंगे, या कभी किसी अवार्ड नाइट के रेड कारपेट में आमने सामने आ जाएंगे, कभी किसी रेन सोक्ड रोड पे रैंडमली उनकी आंखें मिल जाएंगी। पर रियल लाइफ का ये मोमेंट, अब जब वो उसके सामने था, उसके हर फैंटेसी से ज्यादा अनबियरेबल निकला। प्रेसिडेंट चैंग, आप तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आए हैं। प्रोग्राम डायरेक्टर की चेयरफुल वॉइस ने ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ दिया। हमारा आइडल ग्रुप अभी परफॉर्मेंस देने ही वाला था। वैसे आप तो अभी अभी अब्रॉड से आए हैं ना, तो चलिए जाओ है इंट्रोड्यूस करवा दो जरा सबको मिस्टर चेंग से। हे हैन सॉन्ग ने एकदम पहले अपना नाम बताया, फिर सॉन्ग वही का नंबर आया, और फिर येकिन का। उस वक्त उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से आवाज निकली भी या नहीं। सब कुछ हल्का सा ब्लर हो गया था। उसकी सेंसेस डल हो गए थे, जिसे बॉडी ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया हो। सिर्फ एक चीज ठीक से काम कर रही थी, उसकी आंखें, और उसकी आंखों ने पकड़ा चैंग फाइची का नजर उस पर पड़ना। एक क्वाइट कंपोज सी नजर, ज्यादा देर तक नहीं टिकी, सिर्फ 1 सेकंड से भी कम, और फिर ऐसे हटाई जैसे किसी रैंडम अजनबी को कैजुअली देख लिया हो उसने। ना कोई शौक, ना कोई पहचान, ना कोई पेन, बस एक टोटल स्ट्रेंजर जैसी कोल्ड एक्नॉलेजमेंट। और येकिन के अंदर कुछ टूट गया, वो भी बिना आवाज के। फिर तीनों ने अपना गाना गाना शुरू किया। येकिन को पहली बार लगा कि एक गाना भी इतना लंबा चल सकता है। शुक्र ये था कि उसने ये सॉन्ग पहले 1000 बार गाया था। लिरिक्स, रिदम सब मसल मेमोरी बन चुके थे, तो चाहे उसका साउल फिर इस वक्त कहीं और भटक क्यों ना रहा हो, उसका बॉडी ऑटो मोड पे गाना गाता चला गया। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, टैंग चोंग ने सबसे पहले ताली बजाई, फिर सबको टेबल पे बुला लिया कि आओ ड्रिंक करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। हे हैन सॉन्ग एकदम फास्ट एक्शन में गया और टैंग चोंग के बगल में बैठ गया। सॉन्ग वही को भी एक प्रोड्यूसर नूना खींच के ले गई थी। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, और येकिन वह सोच ही रहा था कि चुपके से निकल ले, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, एक वेटर से टकरा गया जो नया चेयर लेके आ रहा था, और पीछे जेंग युए ने उसे एक हल्की सी पुश दी, और इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो ऑलरेडी बैठा हुआ था। राउंड टेबल बहुत बड़ा था, जगह भी काफी थी, लेकिन जब उसने अपने साइड में ग्लांस मारा तो बस 2 मीटर दूर पर चैंग फाइची बैठा था। बीच में एक बंदा और था, बट फॉर नाउ यही उसकी एक सेफ वॉल थी। येकिन ने तो आते वक्त कहा था कि जितना मन चाहो उतना खाना, लेकिन अब जब उसके सामने इतनी सारी डिशेस थी, मगर अब उसका एक निवाला भी खाने का मन नहीं हो रहा था। उन तीनों ने सब लोगों के साथ थोड़ी सी टोस्टिंग की, और फिर येकिन चुपचाप अपनी जगह बैठ गया, सिर्फ एक विश के साथ कि ये डिनर कहीं जल्दी खत्म हो जाए बस। बट लाइफ ने उसकी सुनी ही कब थी। कुछ देर बाद जो बंदा उन दोनों के बीच में बैठा था, कुछ एक्सक्यूज मार के उठ गया कि उसे कोई और पार्टी अटेंड करनी है। वेटर आया और उस बंदे की प्लेट्स और चेयर भी उठा के ले गया, और अब उन दोनों के बीच सिर्फ हवा ही थी। चाहे राइट देखो या लेफ्ट, नजर तो टकरानी ही थी। येकिन की हालत टाइट, उसका बस चले तो वो इनविजिबल ही हो जाए। फिर अचानक उसको याद आया, उसके चेहरे पे तो मेकअप है, और जब उसने अपना इंट्रो दिया था, उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि शायद सुनाई भी ना दी हो। शायद चैंग फाइची ने उसे पहचाना ही ना हो। ये थॉट आया तो उसके शोल्डर्स का टेंशन थोड़ा हल्का हुआ। उसने अपनी झुकी हुई बैक को थोड़ा सीधा किया और थोड़ा नॉर्मल एक्ट करने लगा, और जब वो रिलैक्स हुआ,
तब उसके दिल में एक बिना वजह की खुशी फैल गई कि उसका चैंग फाइची वापस आ गया है। और सिर्फ इस सोच से ही उसका मन इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो चैन से बैठ भी नहीं पा रहा था। हे गाइस, आई होप सबके टूटे हुए दिल ये एपिसोड देख के थोड़े से तो खुश हो गए होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।